क्वेश्चन नंबर 3 and 5. Question number 3. In case of PQR, what is required to calculate? Operating, financial, and combined leverage. So, how much is the operating leverage you are getting? 2.4, 2.14, and 1.6. Then financial leverage 1.1, 1.07, and 1. Combined leverage 2.66. Okay, 2.664. Then 2.2728 something, and R 1.16. 1.16 क्या 1.6? 1.6 आ रहा है ना? हाँ 1.6. हाँ तो 1.6 में डिफरेंस होता है ना. The next homework was 5th. आपने कॉलम्स किस तरह से ड्रॉ किया है? सिचुएशन 1 प्लान ए बी, सिचुएशन 2 प्लान ए बी. तो इसी सीक्वेंस में ऑपरेटिंग लेवरेज कितना आ रहा है? 1.5, 1.5, 1.8, 1.8. बराबर अदिति? बराबर ना? हाँ. देन फाइनेंशियल लेवरेज 1.2. बराबर ना? 1.07 फाइनेंशियल लेवरेज. ओके, देन 1.03, 1. फर्स्ट सेकेंड कॉलम का ही बता रहे हो ना? अच्छा, हाँ इसलिए मैंने पूछा कि कॉलम आप किस तरह से ड्रॉ किया है आपने. हाँ, आपने कॉलम किस तरह से ड्रॉ किया है? अच्छा, फोर्थ प्रॉब्लम में उस तरह से ड्रॉ किया था क्या? मेरे ये बुक में शायद से उस मैनर में था. हाँ बराबर. हाँ, then you might be getting 1.5, 1.8, 1.5, 1.8, and then financial leverage 1.07, 1.9, approximately 1.8 something, 0.8 something will be getting. Then 1.03, 1.04, right? Combined leverage 1.61, 1.94, okay, 1.55, and then 1.87. Any difficulty so far? These were the only 2 homeworks. Have you tried all the remaining problems? 2 दिन क्या किया आपने? संडे मंडे 2 दिन छुट्टी था ना आपको? चलिए, shall we continue then? मुझे बताइए, फर्स्ट प्रॉब्लम, फर्स्ट सेकंड कंप्लीट किया ना हमने? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ इज आल्सो कंप्लीटेड. सिक्स्थ हैव वी कंप्लीटेड? 6, 7, 8, 9 तक हुआ है. अच्छा, 10th पेंडिंग रखो. नाउ रीड 11th प्रॉब्लम. ग्रेजुअली सोशल डिस्टेंसिंग कम होता आ रहा है. अभी कोरोना गया नहीं है. वो फोन किया तो सुनते हो ना, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं. जानेवारी पासून ना? हा, तोपर्यंत आपल्याला जानेवारी पर्यंत जायचं आहे. ऑलमोस्ट माय more than 50% of friends were suffering from corona from Kolhapur. सभी बच तो गए, मतलब इतना वैसे
व्हाट वी कैन से डेडली तो नहीं है, बट स्टिल प्रॉब्लम कोरोना का क्या है कि द डिसीज इज नॉट दैट डेंजरस, मेडिसिन आर मोर डेंजरस। जो इंजेक्शन है उससे ज्यादा प्रॉब्लम आ रहे, पोस्ट कोरोना कॉम्प्लिकेशन ज्यादा आ रहे। चलिए रीड 11th। Completed with reading? Now tell me the answer. What is sales revenue of the company? You are going to try. Any answer? EBIT 75,000 only. How much? How much? 1,25,000. Which formula you are using? फाइनेंशियल लेवरेज का, बराबर है। फिर फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला यूज करके आना चाहिए आपको EBIT 2.5 एग्जैक्टली। तो 2.5 फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला यूज करके आना चाहिए। हाँ 125 है। Should we discuss? Tejas, are you trying? Are you trying? Should I continue with the discussion or you want to try? बासुकी जास्त त्रास देऊ नका म्हणून. What has been given to you? Now first of all you know this format, sales minus variable cost will be getting contribution. हमें कैलकुलेट करना है सेल्स, आपको वेरिएबल कॉस्ट इज गिवन टू यू। इसका मतलब अगर आप कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर पाते हो, immediately you can calculate the sales, right? And for calculation of contribution, operating leverage is been given. Operating leverage can be calculated as contribution upon EBIT, right? अब कंट्रीब्यूशन तो आपके पास नहीं है, ना ही EBIT है। इसका मतलब आपको पहले EBIT कैलकुलेट करना होगा, एंड दैट वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग फाइनेंशियल लेवरेज, राइट? इसका मतलब फर्स्ट वर्किंग हमें दिखाना होगा फाइनेंशियल लेवरेज कैलकुलेशन, बिकॉज दैट इज नॉट डायरेक्टली बीन गिवन टू यू, राइट? तो अभी आप कैलकुलेट कुछ मत करो, फर्स्ट विल डिस्कस ऑल द थिंग्स। सो फाइनेंशियल लेवरेज विल बी इक्वल टू दिस विल बी कंबाइंड लेवरेज डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग लेवरेज, बराबर, क्योंकि कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला है फाइनेंशियल लेवरेज इनटू ऑपरेटिंग लेवरेज, बराबर। डू यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, राइट? तो यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 2 मींस आपका फाइनेंशियल लेवरेज आएगा 2.5। टोटल लेवरेज आपको दिया हुआ है, टोटल लेवरेज एंड कंबाइंड लेवरेज इज वन एंड द सेम थिंग, राइट? तो अब फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला यूज करके हम EBIT कैलकुलेट कर सकते हैं। अब फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला कौन सा लिया आपने?
ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। अब अपने फॉर्मूले तो लिखे या नोट्स में शायद से लिखा होगा, तो वहां पे अगर प्रेफरेंस डिविडेंड हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, हमने फॉर्मूला लिखा था, शायद से आपने नोट्स में लिखा था। यहां पे प्रेफरेंस डिविडेंड दिया हुआ है तो फॉर्मूला क्या होगा, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। डू रिमेंबर दिस? सो जब भी प्रेफरेंस डिविडेंड रहेगा आपको प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट लेस करना होगा, क्योंकि यहां पे ये जो डिनोमिनेटर है ये क्या फिगर है, अर्निंग्स बिफोर टैक्स विच इज अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स लेना है, बराबर। तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट अगर आप करोगे तो दैट विल बी अर्निंग्स विच इज अवेलेबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एज वेल एज इक्विटी शेयर होल्डर्स, इसलिए प्रेफरेंस डिविडेंड हमें लेस करना था। बट दैट प्रेफरेंस डिविडेंड कैश फ्लो इज आफ्टर टैक्स, तो आपको बिफोर टैक्स कन्वर्ट करना होगा, इसलिए हम उसको डिवाइड कर रहे थे 1 माइनस टैक्स रेट, राइट। ये फॉर्मूला लिखा था ना आपने, तो यही फॉर्मूला यूज करके आप कैलकुलेट करना था आपको। तो 2.5 इज इक्वल टू ईबीआईटी को टाइमिंग हम x मान के चलेंगे, तो x माइनस इंटरेस्ट कितना है 75,000 माइनस 36,000 इज बीन गिवन प्रेफरेंस डिविडेंड एंड टैक्स रेट आपको दिया है 0.60। नाउ इफ यू कैलकुलेट यू विल बी गेटिंग ईबीआईटी व्हिच कमिंग टू 2,75,000। 2,75,000 ही आ रहा है ना ईबीआईटी, राइट। And remember that 1 minus tax rate is only for 36,000 ना, 75,000 बहुत बार क्या होता है लिखते टाइम, ऐसे अगर आपने लिखा वो जो अंडरलाइन जो करना था वो ज्यादा बड़ा किया, नेक्स्ट वर्किंग में 75 माइनस 36 डिवाइडेड बाय कर दिया तो गलत हो जाएगा। सो जस्ट चेक, यहाँ पे कैलकुलेट कैसे करोगे, 2.5 इज इक्वल टू x माइनस 75 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 0.40 कितना आएगा 90,000 एंड दिस माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो माइनस 75 माइनस 90 कितना आएगा 1,165,000। तो अगर मैं ये डिनोमिनेटर में x माइनस 1,65,000 लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊं तो मल्टीप्लीकेशन होगा, सो 2.5 इंटू x माइनस 1,65,000 इज इक्वल टू x, राइट। तो 2.5x 4,500,000 is equal to x. So this will be 1.5x is equal to 4,12,500 and x is equal to 2,75,000। एक बार आपका ईबीआईटी आया तो हम ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला यूज करके कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार कंट्रीब्यूशन आए तो वेरिएबल कॉस्ट इज बीन गिवन, यू कैन इमीडिएटली कैलकुलेट द सेल्स। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट यही थी, फॉर्मूला फाइनेंशियल लेवरेज का यूज कौन सा करना, because remaining all the arithmetic calculation only, right? So shall we write now? तो हम एक एक करके वर्किंग में दिखा दे। फर्स्ट फाइनेंशियल लेवरेज, यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे कंबाइंड लेवरेज का, कंबाइंड लेवरेज इज इक्वल टू ऑपरेटिंग इनटू फाइनेंशियल लेवरेज, देयरफॉर फाइनेंशियल लेवरेज इज इक्वल टू कंबाइंड लेवरेज डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग लेवरेज। First working we will show financial leverage, written this much. Second working, write down heading EBIT. So below you can write down the formula for financial leverage, that is equal to EBIT upon EBIT minus interest minus preference dividend upon 1 minus tax rate. So this 2.5 is equal to और कॉपी करते टाइम ये ऊपर का मैंने सॉल्व किया है कॉपी कर सकते।
completed this working? लिखा सभी ने? थर्ड वर्किंग कंट्रीब्यूशन, operating leverage is equal to contribution upon EBIT. So that is 2 is equal to contribution upon 2,75,000. Contribution 5,50,000. Written 5,50,000, and then fourth working you can write sales revenue. You already know contribution is equal to sales minus variable cost. Therefore, sales will be equal to contribution plus variable cost. So this will be 5,50,000 minus variable cost given is 6,50,000. Sales will be 12 lakhs. So you are halfway there. स्टार्ट जो किया था आपने बराबर किया था. ओनली द थिंग इज दैट फाइनेंशियल लेवरेज का जो फॉर्मूला यूज करना था, यू आर यूजिंग अनदर फॉर्मूला. बट रिमेंबर वहां पे हाईलाइट करके रखो कि जब भी प्रेफरेंस डिविडेंड होगा, इस प्रॉब्लम में जो फॉर्मूला यूज किया आपने, वही फॉर्मूला आपको यूज करना है. अदरवाइज दिस प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल एंड आपको रिलेट करता आना चाहिए कि ऑपरेटिंग लेवरेज अगर दिया हो तो इट रिलेट्स विद द कंट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी. तो उससे रिलेटेड जो फिगर्स है, अगर वो कैलकुलेट कर पाते हो आप, तो आप ऑपरेटिंग लेवरेज या कंट्रीब्यूशन जो भी हो आप कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, यहां पे आपको पूछा गया था सेल्स कैलकुलेट करना, राइट. इसका मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज का यूज हम शुरुआत में नहीं कर सकते, राइट. तो आपका इमीडिएटली थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होना चाहिए कि फाइनेंशियल लेवरेज के बेसिस पे ही आपको कैलकुलेट करना होगा. सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल लेवरेज. इस तरह के प्रॉब्लम में सिनेरियो होता है कि स्टार्ट कहां से करना है, कौन सा जो डेटा दिया गया आपको, विच डेटा यू शुड बी यूजिंग, वहां पे ज्यादा कंफ्यूजन होता है. ओके, सो अगर आपने फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला यूज करके स्टार्ट किया रहेगा, देन यू आर हाफ वे करेक्ट. ओनली द थिंग इज दैट यू आर नॉट यूजिंग द करेक्ट फॉर्म, राइट. अब 12th प्रॉब्लम रीड कीजिएगा. सेकेंड लाइन पे वो गलती से स्पेस आ गया, रुपीज, दैट शुड बी कंटिन्यूएशन, रुपीज 15,000. अब इसका आंसर भी आप मुझे बताओगे. 12th प्रॉब्लम. आपको डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज दिया गया है 2, इंटरेस्ट इज बीन गिवन 1 लाख, प्रेफरेंस डिविडेंड इज 15,000 एंड टैक्स रेट इज 50%. क्वेश्चन ये है कि आपके एग्जिस्टिंग लेवल से ईपीएस कितने परसेंटेज से फॉल होगा अगर ईबीआईटी 1,30,000 तक नीचे आए. Such questions can be asked in your exam.
वेरी सिंपल क्वेश्चंस 5 मार्क के लिए पूछे जाएंगे। फिफ्टी या 50% से ईपीएस ड्रॉप होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग करेक्ट आंसर फ्रॉम यू। आंसर गलत हुआ तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। द ओनली थिंग इज दैट कि आप ट्राई कर रहे हो। इन आंसर स्वनंद कितना है? ओके ओके। If you think properly, then you will be getting correct answer. हाँ तेजस, any answer? Getting something is more important, but correct answer आना जरूरी नहीं है। You are reaching till answer, that is more important. आपने क्या कैलकुलेट किया पहले तो? ईबीआईटी कैलकुलेट किया। ईबीआईटी कितना आ रहा है? एग्जैक्टली 2,60,000। सो यार हाफ वे करेक्ट। उसके बाद क्या कैलकुलेट किया आपने? अदिति, प्रतीक्षा कितना आ रहा है? लेट योर आंसर भी रॉन्ग, नो प्रॉब्लम। 50% है। ओके सोनन, आपका भी 50% है। ओके ईबीआईटी तो आपने कैलकुलेट किया 2,60,000, राइट। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया आपको कि ईबीआईटी जो एग्जिस्टिंग लेवल है, जो आपने कैलकुलेट किया 2,60,000, वहां से अगर 1,30,000 तक ड्रॉप हो जाए तो ईपीएस में परसेंटेज ड्रॉप कितना आएगा? बराबर। फर्स्ट ऑफ ऑल हैव यू ऑल अंडरस्टूड द क्वेश्चन? क्वेश्चन में दिया है आपको एक तो गिवन इंफॉर्मेशन की फाइनेंशियल लेवरेज 2 है, इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड इज बीन गिवन। क्वेश्चन इज कि एग्जिस्टिंग लेवल से ईबीआईटी अगर 1,30,000 तक ड्रॉप हो तो ईपीएस कितने परसेंटेज से ड्रॉप होगा, राइट। तो आपने ईबीआईटी 2,60,000 तो बराबर कैलकुलेट किया। अब व्हाट इज द परसेंटेज फॉल इन ईबीआईटी from 260 if it is coming to 130? 50%, राइट। तो 50%, तो आपने यही 50% बता रहे थे क्या? नहीं ना? हाँ हाँ, परसेंटेज फॉल इन ईबीआईटी 50%, यहां तक भी बराबर है। फिर हाँ
100% किसने कहा? 100% इज करेक्ट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, अगर ऑपरेटिंग लेवरेज 2 हो, इसका मीनिंग क्या था? हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज एग्जैक्टली 2 है, तो इसका इंप्लीकेशन क्या है? 1% से, हाँ 1% से अगर सेल्स बढ़ेगा तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट दैट इज ईबीआईटी 2% से बढ़ेगा, राइट. अगर फाइनेंशियल लेवरेज 2 हो तो इसका इंप्लीकेशन क्या था? ईबीआईटी 2% से बढ़ता है या 1%? 1% से अगर ईबीआईटी चेंज होगा तो ईपीएस 2% से चेंज होगा. सो यू नो द रिलेशन. यहां पे अगर ईबीआईटी 50% से गिर रहा है एंड योर फाइनेंशियल लेवरेज इज 2, तो परसेंटेज फॉल इन ईपीएस कितना आएगा? जब फाइनेंशियल लेवरेज 2 है, इसका मतलब ईबीआईटी 1% से गिर रहा है, तो आपका ईपीएस 2% से नीचे जाएगा. If EBIT is dropping by 50%, then EPS will drop by 100%. इतना ही था. तो आप कहां तक पहुंच चुके थे? हाँ, आपने सिर्फ उल्टा किया, मल्टीप्लाई करने की जगह डिवाइड किया. सो इफ यू आर रिच दिस मच, बेसिकली थिंकिंग प्रोसेस जो है वो इंपॉर्टेंट है. मेरा पर्पज आपको ट्राई करने के लिए जो कहना है, दैट इज द पर्पज कि आप एक बार ट्राई करो, योर थिंकिंग प्रोसेस विल डेवलप. ओके, एग्जाम में कोई आपको डिक्टेट करने वाला नहीं होगा. सो दिस इज द सिली मिस्टेक जो एग्जाम में डेफिनेटली रिपीट नहीं होगी, राइट. एंड ऑलवेज रिमेंबर कि ये जो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन है, बेस्ट वे आप क्या कर सकते हो, आप यहां पे लिख सकते हो ईबीआईटी एंड ईपीएस. अगर ईबीआईटी 1% से ड्रॉप हो तो ईपीएस 2% से ड्रॉप होगा. अगर ईबीआईटी 50% से, तो यहाँ पे कितना? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई. तो डिवीजन करना है या मल्टीप्लीकेशन करना है, इसका कंफ्यूजन दूर, राइट. सो हैव यू ऑल रिटन और शुड वी राइट इट नाउ? आपने रफ में ट्राई किया था क्या? सो राइट डाउन. फाइनेंशियल लेवरेज तो दिया है ना आपको. सो डायरेक्टली फर्स्ट वर्किंग वी कैन शो कैलकुलेशन ऑफ ईबीआईटी. Whenever preference dividend is there, the formula which we'll be using is EBIT divided by EBIT minus interest minus preference dividend upon 1 minus tax rate. And when you know the logic of the formula, आपको formula याद रखने की जरूरत नहीं है. Automatically you'll be remembering. Numerator में हम EBIT लिख रहे हैं, in division we are writing earnings available to equity shareholders before tax. So that will be EBIT minus interest. Preference dividend ना हो तो this is only earnings. But whenever it is preference dividend, we have to deduct that too also. But only thing is that preference dividend is after tax, इसलिए हम डिवाइड कर रहे हैं बाय 1 minus tax rate. This will be 2 is equal to x upon x minus how much is preference dividend? 1 lakh minus 15,000 divided by 1 minus 0.50. तो कैलकुलेशन तो आपने किया हुआ है. डायरेक्टली आई कैन राइट x that is EBIT 2,60,000. ये 15,000 divided by 0.50 means 30,000 आएगा. So it will be x minus 130. तो लेफ्ट हैंड साइड में जब जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन होगा. सो 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे, सो इट विल बी 260. 2x minus x will be x only. So x you are getting is 260, that is EBIT. So completed. This was first working. Now write down second working. Percentage fall in EBIT if EBIT drops to rupees 1,30,000. If EBIT drops to rupees 1,30,000. So just you can directly show the working. 2,60,000 minus 1,30,000. This is the amount of drop divided by existing level 260 into 100. So this will give you 50%.
रिटर्न थर्ड percentage fall in EPS. You can show in tabular format. यहाँ पे हम सिर्फ यूनिट्स लिखेंगे. सीरियल नंबर A, percentage fall in EBIT 50%. B, financial leverage 2. C, therefore percentage fall in EPS 50 into 2, that is 100%. एग्जाम में आपको क्या करना है, ये जो आपका मेन आंसर है उसको अंडरलाइन करना है या हाईलाइट करना है, ताकि एग्जामिनर का फोकस मेन आंसर पे आप लेके जा सकते हैं. एंड यहाँ पे अगर आपका मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में कंफ्यूजन हो रहा है तो यू कैन शो लाइक दिस. ईबीआईटी अगर 1% से चेंज हो रहा है तो ईपीएस 2%. सो ईबीआईटी अगर 50 तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई. रिटर्न. सो अगेन दिस क्वेश्चन वाज सिंपल. लेवरेज के सारे क्वेश्चन सिंपल ही होंगे. Has everyone completed? Do you want to try one more problem? 13th you can try. Now let's see who will get the correct answer. In first two problems your direction was correct, only slight silly mistake you were doing. थर्टीन ट्राई करो. Three lakhs sales. How much? Slightly somewhere calculation error you are doing. फर्स्ट वर्किंग क्या दिखा आपने? ईबीआईटी. ईबीआईटी कितना कैलकुलेट किया? 2 lakhs इज करेक्ट. देन सेकेंड, अगर आपका फर्स्ट वर्किंग में ईबीआईटी 2 lakhs आ रहा है देन इट इज करेक्ट. 5 lakhs सेल्स, इट इज करेक्ट. हाँ, कंट्रीब्यूशन 3 lakhs. वेरिएबल कॉस्ट दिया है ना आपको. वेरिएबल कॉस्ट इज 2 lakhs गिवन. सो कंट्रीब्यूशन अगर 3, वेरिएबल कॉस्ट 2 लाख हो तो सेल्स 5 lakhs. And fixed cost will be 1 lakh. 1 lakh. बराबर. कंट्रीब्यूशन 3 lakhs, देन EBIT 2 lakhs. इसका मतलब बीच वाला डिफरेंस जो होगा वो फिक्स्ड कॉस्ट होगा 1 lakh.
विल यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज होमवर्क और शुड वी राइट इट ओवर हियर? सॉल्व करें यहाँ पे क्या आप होमवर्क में करोगे? सेम मैनर में आपको प्रेजेंट करना है. फर्स्ट वर्किंग विल बी राइटिंग EBIT, फाइनेंशियल लेवरेज इज इक्वल टू EBIT डिवाइडेड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टैक्स रेट. सेकेंड वर्किंग में आप कंट्रीब्यूशन दिखाओगे एंड थर्ड वर्किंग में आप सेल्स दिखाओगे, फोर्थ वर्किंग में फिक्स्ड कॉस्ट. सो 13th प्रॉब्लम आंसर इज सेल्स 5 lakhs एंड फिक्स्ड कॉस्ट 1 lakh. ओके, सेम मैनर में हमने जैसे 11 12 सॉल्व किया है स्टेप वाइज, उसी मैनर में आपको सॉल्व करना है. एग्जाम में अगर आप सिली मिस्टेक्स भी करते हो तो आपको आंसर स्टेप के लिए मार्क्स रहेंगे. सो ऑल ऑफ द मार्क्स विल नॉट बी लॉस्ट. ओके, चलिए 14th, मार्क 13th एज होमवर्क. इस प्रॉब्लम में आपको सेल्स वॉल्यूम निकालना है. whenever answer is asked sales, that is you have to calculate in rupees. सेल्स वॉल्यूम अगर पूछा हो तो सेल्स तो आप कैलकुलेट करोगे बट देन यू विल बी कैलकुलेटिंग इन यूनिट्स, बिकॉज नॉर्मली वॉल्यूम इज रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स व्हाट वी आर सेलिंग. शुड वी डिस्कस एंड सॉल्व और आप ट्राई करोगे? तो ट्राई कीजिएगा. राइट, एंड नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड और सेल्स. नंबर ऑफ यूनिट्स 50,000 आ रहा है. वन लाख युनिट्स नाही, 1 लाख येते बरोबर. 1 लाख युनिट्स. राइट, 1 लाख युनिट्स इज करेक्ट. करेक्ट. शुड वी डिस्कस? स्टार्ट करें. दिया गया आपको सेलिंग प्राइस 20 दिया हुआ है एंड वेरिएबल कॉस्ट इज बीन गिवन 10. इसका मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 10 रुपीज. 20 माइनस 10. फर्दर ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट इज बीन गिवन 5.
एंड आपको कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग लेवरेज। इसका मतलब अगर आप ईबीआईटी कैलकुलेट करते हो तो कंट्रीब्यूशन भी कैलकुलेट कर सकते हो, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, एंड ईबीआईटी कैलकुलेट करने के लिए आप फाइनेंशियल लेवरेज का यूज कर सकते हो, बराबर। Financial leverage has been given 2 and interest expense has been given 2.5. What is the degree of operating leverage and sales volume respectively? तो फर्स्ट वर्किंग हमें EBIT कैलकुलेट करना है। EBIT कितना आ रहा है आपका 5 lakhs, राइट। तो राइट डाउन फर्स्ट वर्किंग EBIT। अब यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, सो फाइनेंशियल लेवरेज इज इक्वल टू EBIT डिवाइडेड बाय EBIT minus interest. So this is 2 is equal to इंटरेस्ट कितना दिया है 2,50,000। सो जब ये डिनोमिनेटर लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन होगा, सो दिस विल बी 2x x, that is x is equal to 5 lakhs, that is EBIT आपका 5 lakhs आ रहा है। Completed. Now we have got EBIT and fixed cost ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो राइट डाउन सेकेंड वर्किंग कंट्रीब्यूशन। You can write EBIT is equal to contribution minus fixed cost. Therefore, contribution is equal to EBIT plus fixed cost. It is 5 lakhs plus 5 lakhs, and this will be equal to 10 lakh. बराबर। So now you have got contribution. आपके पास contribution भी है, EBIT भी है. So third, you can write degree of operating leverage. So degree of operating leverage is equal to contribution upon EBIT, that is 10 lakh divided by 5 lakh, that is equal to 2. और आपको कैलकुलेट क्या करना था सेल्स वॉल्यूम ना, तो विल कैलकुलेट द सेल्स वॉल्यूम इन यूनिट्स एज वेल एज रुपीज। राइट डाउन फोर्थ वर्किंग सेल्स वॉल्यूम। Now you know already contribution per unit 20 rupees सेलिंग प्राइस है एंड वेरिएबल कॉस्ट इज 10, मतलब पर यूनिट 10 rupees, एंड टोटल कंट्रीब्यूशन भी मालूम है आपको 10 lakhs, so you can calculate the number of units sold, right? So directly we can write sales in units is equal to total contribution divided by contribution per unit, that is 10 lakhs divided by 20 minus 10, selling price minus variable cost. One lakh units. And then second, we can write sales in rupees also. So this will be 1 lakh units into selling price per unit is 20. So sales in rupees will be 20 lakhs. Completed. अब सिमिलर कैटेगरी का लास्ट प्रॉब्लम, उसके बाद एक नया कंसेप्ट डिस्कस करेंगे एंड देन विल स्टार्ट विद द 10th. ओके, सो नाउ रीड 15th एंड यू कैन ट्राई.
15th क्वेश्चन में डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर कैलकुलेट करना है आपको. एनी आंसर? एग्जैक्टली. हाउ वी कैन कैलकुलेट? आपको डेट के ऊपर इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, राइट? अगर आप इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हो देन इमीडिएटली यू कैन कैलकुलेट द डेट अमाउंट, बराबर? क्योंकि बेसिकली आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करोगे? डेट इनटू इंटरेस्ट रेट, बराबर? सो यू कैन कैलकुलेट द डेट इफ इंटरेस्ट अमाउंट एज वेल एज इंटरेस्ट रेट इज नोन टू यू. एंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए आप फाइनेंशियल लेवरेज का यूज कर सकते हो, राइट? एंड फाइनेंशियल लेवरेज विल बी इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट. तो ईबीआईटी आपको मालूम नहीं होगा, तो ईबीआईटी कैसे कैलकुलेट कर पाओगे आप? ऑपरेटिंग लेवरेज से, क्योंकि यहां पे ऑपरेटिंग लेवरेज दिया है आपको 2 एंड इज वेरिएबल कॉस्ट बीन गिवन, सेल्स यूनिट्स दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट इज बीन गिवन. सो टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हो, कर सकते हो आप. देन यू कैन कैलकुलेट ईबीआईटी आल्सो, राइट? सो शैल वी राइट डाउन? First working will write operating leverage, sorry, EBIT calculation. Operating leverage is equal to contribution upon EBIT. ऑपरेटिंग लेवरेज कितना है? 2. So 2 is equal to कंट्रीब्यूशन कितना है? कंट्रीब्यूशन आपको कैलकुलेशन दिखाना होगा. 10,000 यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस आपका 12 माइनस वेरिएबल कॉस्ट है 6, बराबर? 12 selling price minus 6 rupees variable cost per unit contribution into number of units, you'll be getting total contribution divided by EBIT. So this will be coming to 60,000, right? So EBIT will be how much? 30,000 na? Have you all completed first working? Now second working we can write interest amount. Financial leverage is equal to EBIT upon EBIT minus interest. एंड फाइनेंशियल लेवरेज कितना आएगा? 1.5. यहाँ पे आप साइड में दिखा सकते हो, जस्ट स्मॉल. फाइनेंशियल लेवरेज इज इक्वल टू कंबाइंड लेवरेज अपॉन ऑपरेटिंग लेवरेज, इट इज 3/2. So that is 1.5 is equal to 30,000 upon 30,000. इंटरेस्ट को टाइम बिंग में x मान के चल सकता हूँ. So this will be 45,000 minus 1.5x is equal to 30,000. So this will be x is equal to 10,000. That is interest 10,000, बराबर ना? यहाँ पे कैलकुलेशन में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? 45,000 जब राइट साइड में जाएगा तो माइनस होगा, सो माइनस 15,000. सो माइनस माइनस विल गेट कैंसल. 15,000 divided by 1.5 will be 10,000. So interest amount you have got, interest rate is given in the question. So third working you can show amount of debt. You can write interest is equal to debt into interest rate. Therefore debt is equal to interest divided by interest rate, that is 10,000 divided by, what is the interest rate given? 16%. So you can write 0.16. So debt amount what you will be getting is 62,500. Done. Any difficulty so far in such kind of problem? Now should we proceed? Next concept what we are going to learn is we have to identify whether
a company is favorably financially leveraged. Now we are talking of कि whether the company is whether the company is favorably financially leveraged. अब फाइनेंशियल लेवरेज अराइज कब होगा? Whenever there is debt content into your capital structure. अगर इक्विटी कैपिटल हो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में 100%, तो लेवरेज का सवाल ही नहीं आएगा, बिकॉज यू ऑलरेडी नो इंटरेस्ट अगर लाइबिलिटी आ रही है फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट तो ही फाइनेंशियल लेवरेज आएगा. सो द क्वेश्चन इज यूजिंग डेट into your capital structure, is it good for the company or not good for the company? If it is good, we can say the firm is favorably financial leverage. If it is not good, then it's not favorably financial leverage, right? Are you getting what basically we are discussing? कि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट कंटेंट यूज करना एडवाइजेबल है या नहीं है, दैट वी आर डिस्कसिंग. तो कैन यू टेल मी डेट कंटेंट यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए? That depends upon some other information. At this stage you cannot tell, right? तो समझने के लिए हम एक एग्जांपल से समझेंगे. से टोटल कैपिटल required is 10 lakhs. Okay. Return on capital employed is 20%. अब ये ROCE, that is return on capital employed, क्या होता है? नेम इटसेल्फ सजेस्ट, जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसके ऊपर रिटर्न. फॉर एग्जांपल सपोज मेरी कंपनी है, आपने मेरी कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, ठीक है? तो फॉर माय कंपनी इट इज अ कैपिटल विच आई हैव टेकन फ्रॉम यू. अगर मैं 1 लाख रुपए के लिए आपको 20 रुपीज एज अ रिटर्न दे रहा हूं, ठीक है? इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, वॉट एवर इट इज, बट आई एम गिविंग यू रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट. तो बेसिकली द रेट ऑफ रिटर्न जनरेटेड ऑन योर कैपिटल एम्प्लॉयड इज 20%, क्योंकि 1 लाख कैपिटल लेने के लिए मैं आपको 20,000 एज अ रिटर्न दे रहा हूं. सो दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. सो सिंपली इट विल बी कैलकुलेटेड एज रिटर्न डिवाइडेड बाय कैपिटल. बराबर ना? 1 लाख आप मेरे कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, मैं आपको 20,000 रिटर्न दे रहा हूं, तो आपके लिए रिटर्न कितना हुआ? 20%. सेम विल बी द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट? एंड दिस विल बी ऑलवेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ओके, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर जो रिटर्न आ रहा है दैट इज ऑलवेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर एनी फाइनेंशियल कॉस्ट. ओके, इसका मतलब आपका EBIT जो होगा वो 20% ऑफ कैपिटल होगा. तो यहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? टोटल 10 lakhs, तो 2 lakhs आपका EBIT होगा. ओके, ग्रेजुअली सम फाइनेंशियल टर्म्स you will be getting what we can say acquainted with. Okay, whenever it is return on capital employed मतलब total capital employed into rate. Okay, and what you are getting is operating profit. इसके ऊपर डिटेल में कैपिटल स्ट्रक्चर में आएगा आपको, राइट? तो यहाँ पे अगर कंफ्यूजन हो रहा है, डोंट वरी, टाइमिंग यू कैन जस्ट अज्यूम EBIT 2 लाख रुपए. ओके, अगर आप लोन लेते हो तो इंटरेस्ट रेट नहीं, इंटरेस्ट रेट फिलहाल नहीं कंसिडर करेंगे, से टैक्स रेट कंसिडर करेंगे. टैक्स रेट सपोज 20% से, या हम क्या करेंगे, टाइम बिंग हम टैक्स रेट कंसिडर नहीं करेंगे सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन के लिए. मैं मान के चल रहा हूं कि एग्जेम्प्टेड कंपनी है. ओके, देन फर्स्ट केस मुझे जो 10 lakhs प्रोक्योर करना है, 100% इक्विटी फाइनेंस कंपनी होगी एंड फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज से 100. ओके, तो 100% इक्विटी अगर हो तो उसको क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं? अनलीवर्ड फर्म. दिस इज वन option which I am considering. Okay, second option, using debt into my capital structure, that is levered firm. तो यहां पे मेरे पास ऑप्शन है कि 50% में इक्विटी से एंड 50% डेट से, जिसके ऊपर इनिशियली आई एम कंसिडरिंग इंटरेस्ट रेट इज 10%. दिस वाज ऑल द इंफॉर्मेशन. ओके, नाउ आपको डिसीजन देना है कि कंपनी को ऑप्शन सेकंड में जाना चाहिए, ऑप्शन फर्स्ट में. ऑप्शन फर्स्ट हो तो रिस्क कुछ है ही नहीं, बिकॉज इट इज टोटली अनलीवर्ड फर्म. ऑप्शन सेकंड में रिस्क है, दैट इज अ लीवर्ड फर्म एज इट इज डेट कंटेंट. व्हाट शुड बी द एडवाइस? नाउ ऑलवेज विल बी थिंकिंग फ्रॉम द इक्विटी शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू. जिस ऑप्शन में इक्विटी शेयर होल्डर्स को सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा
दैट यू कैन टेक, राइट। एंड अगर डेट कंटेंट यूज करने से इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज्यादा फायदा हो रहा है, देन वी कैन से द फर्म इज फेवरेबली फाइनेंशियली लेवरेज, बराबर। क्योंकि लेवरेज कब अराइज होगा, जब डेट हो, राइट। एंड अगर डेट यूज करने की वजह से इक्विटी शेयर होल्डर्स को फायदा हो रहा है, मींस इट इज फेवरेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, देन वी कैन से इट इज फेवरेबली फाइनेंशियल लेवरेज, राइट। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट केस में हम देखेंगे ईबीआईटी। ईबीआईटी कितना है, 2 लाख। हमने ऊपर 2 लाख ही कंसिडर किया था ना ईबीआईटी, राइट। लेस इंटरेस्ट। अब फर्स्ट कॉलम में इंटरेस्ट तो कुछ नहीं रहेगा बिकॉज इट इज टोटली अनलिवर्ड फर्म, राइट। ईबीटी 2 लाख, लेस टैक्स, मान के चल रहे कि टैक्स एग्जेम्प्टेड है, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन, ओके। तो अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 2 लाख, बराबर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 10,000 रहेगा, क्योंकि 10 लाख इंटू 100 रुपीज मैंने फेस वैल्यू अज्यूम किया है। तो ईपीएस कितना आ रहा है, 20 रुपीज, राइट। एंड जब आपने इन्वेस्ट किया रहेगा, फेस वैल्यू से इन्वेस्ट किया आपने 100 रुपीज, तो व्हाट इज द रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज में, 20%। तो जिस रेट से कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट कर रही है, उसी रेट से इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिटर्न मिल रहा है। नाउ देयर आर टू थिंग्स। इमेजिन कि मेरी कंपनी है, ठीक है, पैसे मैंने कहां से लाए, आपसे। आप कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स हो, इनडायरेक्टली और द ओनर्स, राइट। आई एम रनिंग द कंपनी बट एक्चुअल ओनर्स आर यू, ठीक है। तो मैंने जब आपसे पैसे लिए, तो आई एम इन्वेस्टिंग तो बिजनेस में, तो जिस बिजनेस में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, कंपनी को 20% बेनिफिट हो रहा है, राइट। एंड दैट अर्निंग्स इज पास्ड ऑन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो एज ए इक्विटी शेयर होल्डर्स आपको भी 20% से बेनिफिट हो रहा है, राइट। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न जनरेटेड एंड द रिटर्न अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, दैट कैन बी डिफरेंट। कंपनी ने जिस बिजनेस में पैसे लगाए, उस बिजनेस में उनको 20% से रिटर्न जनरेट हो रहा है, एंड दैट रिटर्न व्हेन इट इज पास्ड ऑन टू इक्विटी शेयर होल्डर, दैट इज आल्सो सेम 20%, राइट। तो यहां पे जो कंपनी कमा रही है, सेम इक्विटी शेयर होल्डर्स कमा रहे हैं, बराबर। सेकेंड केस, अगर डेट कंटेंट हो, तो अब कंपनी कितना कमाएगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो सेम रहेगा, क्योंकि मैंने कंपनी में जब बिजनेस में 10 लाख इन्वेस्ट किया है, तो भले ही मैंने इक्विटी शेयर होल्डर से लिया रहेगा या डेट से लिया रहेगा, बिजनेस तो सेम रहेगा, तो कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो सेम अर्न करेगी, बराबर। तो ईबीआईटी यहां पे 2 लाख होगा, क्योंकि मेरा टोटल कैपिटल तो सेम है 10 लाख, राइट। अब इंटरेस्ट आएगा, 10 लाख का 50% मैंने डेट कंटेंट से लिया है, यानी कि 5 लाख, एंड इंटरेस्ट रेट इज 10%, तो कितना आएगा 50,000। ईबीआई सॉरी ईबीटी 1,50,000, टैक्स एग्जेम्पशन है, तो अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स इज 1,50,000। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने होंगे, 5,000, क्योंकि यहां पे 5 लाख मैंने इक्विटी शेयर से लिया है एंड फेस वैल्यू 100 रुपीज है, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 100, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना आएगा 5,000। तो पर शेयर अर्निंग कितना होगा अभी 30। हमने जब इन्वेस्ट किया था तो फेस वैल्यू पे इन्वेस्ट किया था, दैट वाज 100। तो व्हाट इज रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स, 30%। अब हियर यू कैन सी कि जब आप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो एज ए इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड एज अ डेट होल्डर्स, ठीक है, कंपनी ने किस रेट से अर्न किया उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर, 20%। यहां पे 10 लाख के ऊपर 20% से कमाए थे, तो कंपनी ने बिजनेस में 20% से कमाए। लेकिन जब इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसे मिल रहे हैं, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को किस रेट से मिल रहा है, 30%. So can I say now using debt content is more advisable for the company because they are able to generate higher returns to equity shareholders, right? ऐसा क्यों हो रहा है? So here you can say when the rate of return to equity shareholder is higher than what company is earning, then we can say the firm is favorably financially leveraged. ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो 30% मिल रहा है, वो कंपनी के रेट से ज्यादा कैसे मिल रहा है? कॉस्ट ऑफ कौन सा कैपिटल, शेयर कैपिटल। अब अज्यूम करो कि एज ए शेयर होल्डर आपके कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कंपनी में आपने पैसे इन्वेस्ट किया,
कंपनी 20% से कमा रही है, तो एज ए इन्वेस्टर, एज ए इक्विटी शेयर होल्डर्स, आपको तो जो रेट मिल रहा है, अर्निंग्स अवेलेबल जो है आपका, वो 30 रुपीज से मिल रहा है, यानी कि 30% से मिल रहा है, तो हायर रेट से मिल रहा है एज कंपेयर टू कंपनी, तो आपको हायर क्यों मिल रहा है? आर यू एबल टू जज ओवर ईयर? कंपनी वाज अर्निंग 20% रेट ऑफ रिटर्न, अल्टीमेटली जब आपने कैलकुलेट किया तो इक्विटी शेयर होल्डर्स आर अर्निंग 30%. व्हाई दे आर अर्निंग 30% और हाउ दे आर अर्निंग 30%? यहाँ पे एक ही डिफरेंस क्या है दो कॉलम में, ऑल द अदर थिंग्स वी हैव केप्ट सेम. फर्स्ट कॉलम में अनलिवर्ड फर्म था, दूसरे कॉलम में देयर वाज लिवर्ड फर्म, यानी कि डेट कंटेंट. तो ऑब्वियसली डेट की वजह से इक्विटी शेयर होल्डर्स आर अर्निंग हाई. तो डेट की वजह से मतलब स्पेसिफिक रीजन क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ शेयर्स कम हो रहे हैं, तो हाँ लेकिन अर्निंग भी तो कम हो रहा है. पहले तो 2 लाख था, अब 1.5 लाख है. पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स को टोटल अर्निंग कितना था? 2 लाख. अब यहाँ पे 1.5 लाख हो रहा है. तो शेयर्स कम हो रहे हैं, अर्निंग्स, टोटल अर्निंग्स भी कम हो रहा है. पर शेयर नो डाउट यू आर अर्निंग हायर, लेकिन टोटल अर्निंग्स भी कम हो रहे हैं. इसलिए हमने पर शेयर के बेसिस पे निकाला था, क्योंकि अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे तो आपको कंसिडर करना होगा पर शेयर. मोर स्पेसिफिक रीजन व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू इज, हाँ समझ, शेअर होल्डर्स 50% कमी झाले, देन हाँ, मग इंटरेस्ट लेस जो झाला मीन्स इंटरेस्ट 50% कमी नाही झाले, पण हा इंटरेस्ट 50% कमी का नाही झाले? सॉरी, अर्निंग्स 50% कमी का नाही झाले? कारण की इंटरेस्ट कमी होता तुमचा. व्हाट आई वांट इज, what rate of return company is earning? 20%. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 20%, यानी कि कंपनी का जो भी टोटल कैपिटल होगा उसके ऊपर वो 20% से अर्न कर रहे, बराबर. इसका मतलब नाउ थिंक फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर्स ने 5 लाख डाले थे, बराबर. तो 5 लाख के ऊपर कंपनी किस रेट से अर्न कर रही है? 20%. एंड डेट होल्डर्स ने कंपनी को फाइनेंस दिया था, उसके ऊपर कंपनी किस रेट से जनरेट कर रही है? 20%. नाउ थिंक एज इफ इट इज योर कंपनी, आप कंपनी में 20% से रिटर्न जनरेट कर रहे हो. किसके पैसे से? आउटसाइडर के पैसे से. डेट होल्डर से पैसे लेके आपने रिटर्न तो जनरेट किया 20%, बट डेट होल्डर्स को क्या रेट से आप रिटर्न दे रहे हो? 10%. मींस यहां पे इंटरेस्ट दे रहे हो उनको 10%, लेकिन उनके पैसे से आप 20% कमा रहे हो, राइट. मींस वी आर अर्निंग हाई एंड पेइंग लेस. तो यहां पे जो 10% बच रहा है वो अल्टीमेटली किसको जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाएगा. इसलिए दे आर अर्निंग मोर, राइट. बॉटम लाइन, व्हेनेवर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट, इसका क्या मतलब है? आउटसाइडर्स यानी कि डेट होल्डर्स से पैसे लेके हम ज्यादा रेट से इनकम अर्न कर रहे हैं, लेकिन डेट होल्डर्स को हम कम रेट से इंटरेस्ट दे रहे हैं. सो जो बैलेंस बचा वो किसको जाएगा? वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाएगा. देयरफॉर दे विल बी अर्निंग एट हायर रेट. सो वी कैन से व्हेनेवर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड is greater than interest rate, the firm is said to be favorably financially leveraged, बराबर. whereas if return on capital employed is less than interest rate, यहां पे क्या होगा? अगर यहां पे अपने सेम एग्जांपल में इंटरेस्ट रेट सपोज 30% होता और से 25% होता, कैलकुलेशन सिंप्लिसिटी के लिए 30% ही मान के चलते. अगर इंटरेस्ट रेट 30% होता तो क्या होता? ईबीआईटी सेम 2 लाख. अब इंटरेस्ट कितना आएगा? 1,50,000. 5 लाख के ऊपर 30%. अब ईबीटी कितना आएगा? मैं साइड में लिखता हूं. ईबीटी कितना होगा? 50,000. सॉरी, टैक्स नील. अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स 50,000. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 5,000. तो ईपीएस कितना है? 10. 100 इन्वेस्टमेंट, तो रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है? 10%. ना अगर इंटरेस्ट रेट आपके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से ज्यादा है तो आपको क्या करना पड़ रहा है? हम बाहर के लोगों के पैसे लेके 20% कमा रहे,
लेकिन उनको दे रहे 30%, यानी कि 10% किसके पॉकेट में से जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स के पॉकेट में से जाएगा, बिकॉज दे आर द अल्टीमेट ओनर्स, देयरफॉर देयर रिटर्न इज गेटिंग रिड्यूस्ड। बराबर। सो यहां पे हम लिख सकते हैं व्हेन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज लेस देन इंटरेस्ट रेट, इट इज अनफेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज। इसका मतलब जब आप बिजनेस करोगे, नाउ थिंक प्रैक्टिकली, व्हेन यू विल बी डूइंग बिजनेस, इन्वेस्टमेंट तो लगेगा, कैपिटल लगेगा, आपके पास ऑप्शन होंगे वेदर अनलीवर्ड, पूरा का पूरा इक्विटी शेयरहोल्डर्स या ओनर्स फंड लगाना है, या बाहर के पैसे लेके लगाना है। तो इन दैट केस आपको यह देखना होगा कि आप जिस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो उसका रिटर्न अगर इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है तो ऑलवेज इट इज एडवाइजेबल टू गो फॉर डेट फंड, बिकॉज हम उनके पैसे लेके हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करके ज्यादा रेट से कमा रहे, हालांकि उनको कम दे रहे। इट मीन्स without investing owners money or by investing less money of owners, we are able to generate higher return to them, right? This concept is called as favorable financial leverage, right? तो यही कंसेप्ट मैं आपको बता रहा था कि जब शुरुआत में फर्स्ट डे में मैंने आपको बताया था कि जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था उस कंपनी का एक्सपांशन प्रपोजल चल रहा था, कॉलेजेस एक्सेट्रा स्टार्ट करना था, तो उन्होंने भी यही कंसेप्ट अप्लाई किया था कि जिस बिजनेस में हम रिटर्न सॉरी इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा है, इंटरेस्ट रेट कम था, इसलिए दे वेर गोइंग फॉर मोर ऑफ लोन फंड्स। तो नो डाउट आपका फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज होगा, बट देन ऑल्सो यू हैव टू कंसीडर रिस्क विच वी आर एडिंग टू द बिजनेस, ठीक है? सो ऑलवेज इट इज नॉट सेड कि फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज है मतलब से 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 100 करोड़ का पूरा लोन फंड से लो, राइट? बिकॉज अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जनरेट होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लिक्विडिटी भी कंसीडर करना होगा। whenever you are using that content you are adding risk, तो balance maintain करना, right? But if risk part is timing ignored, then it is advisable whenever return on capital employed is greater than interest rate, it is said to be a favorable financial leverage. Going for loan funds is much better, obviously to the acceptable limit of risk bearing capacity of the firm. Have you understood? Bottom line again I will repeat, अगर आप आउटसाइडर्स, डेट होल्डर्स आर आउटसाइडर्स टू द कंपनी या बैंक्स, अगर आप बाहर के लोगों के पैसा यूज करके ज्यादा रेट से कमा रहे हो एंड वी आर रीपेइंग इंटरेस्ट लोअर रेट, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू टेक देयर मनी, व्हाई टू इन्वेस्ट आवर ओन मनी, राइट? क्योंकि उनके हम तो कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रहे, उनके पैसे से हम बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे, वी आर जनरेटिंग 20%, जस्ट पेइंग 10%, so without investing equity shareholders money we are able to give 10% return to the equity shareholders. Are you getting? ये तो था कंसेप्चुअल पार्ट। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपसे क्या पूछा जाएगा? द गिवन इंफॉर्मेशन विल बी देयर एंड आपको सिर्फ कमेंट करना होगा वेदर द फर्म इज फेवरेबली फाइनेंशियल लेवरेज और नॉट। तो ये कमेंट करने के लिए आपको सिर्फ दो फिगर्स कंपेयर करने होंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड इंटरेस्ट। इफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज मोर देन इंटरेस्ट रेट, फेवरेबल। इफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज लेस देन इंटरेस्ट रेट, अनफेवरेबल। तो आपके नोट्स में पेज नंबर 5 पे can you see heading when the firm is said to be financially favorably leveraged? As a homework will you read this? इसमें फर्स्ट है when return on capital employed is greater than interest rate, it is favorable, and second when return on capital employed is less than interest rate, unfavorable. तो ये आप thoroughly रीड करो। हमने तो एग्जांपल के साथ सेम पॉइंट्स डिस्कस कर लिया। once you have understood with example, जब आप पैराग्राफ रीड करोगे you'll able to relate with the figures. okay, shall we solve now remaining problem? इस कंसेप्ट में कोई डिफिकल्टी नहीं ना? नाउ रीड 10th एग्जांपल, मार्क इट एज इंपॉर्टेंट। वैसे तो ये 10th प्रॉब्लम इतने बड़े क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, बट ऑल द पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ROI means what? Return on investment. तो ROCE and ROI are same thing. जब हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड जब इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. रेट विल बी सेम. पहले 3 क्वेश्चंस को तो हम पेंडिंग रखेंगे. ओके, पहले फर्स्ट, हाउ टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन. अब पहले 3 मतलब 10th में से फर्स्ट 3. ओके, तो हाउ टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट वी हैव नॉट डिस्कस्ड yet. बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ रेशियो एनालिसिस, लेकिन इस प्रॉब्लम में हम डिस्कस करेंगे थरोली, which I will be expecting you'll be remembering in the ratio analysis part. Okay, then does it have favorable financial leverage? ये आप कब बता पाओगे? जब आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करोगे, इंटरेस्ट के साथ कंपेयर करोगे, एंड देन यू विल बी एबल टू कमेंट. तो पहला वर्किंग कंप्लीट करना चाहिए उसके लिए. एंड थर्ड क्वेश्चन, इफ द इंडस्ट्री एसेट टर्नओवर रेशियो इज 3. अब एसेट टर्नओवर रेशियो क्या है पहले समझना होगा, सो दैट विल डिस्कस वन बाय वन लेटर ऑन. लेकिन फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ वी कैन राइट ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज विच वी आर गेन सो फार. ओके, फोर्थ में क्या है कैलकुलेट करना है आपको? ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लेवरेज, दैट इज एन एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला. फिफ्थ में अगर आपका सेल्स 50 लाख तक ड्रॉप हो जाता है तो न्यू ईबीआईटी क्या होगा. And sixth, what is the level of EBT of the firm if it is equal to, sorry, what is the level of sales? The EBT of the firm is equal to 0. तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं on the basis of what we have done so far. Okay, तो in this question we'll be starting answering fourth question onwards first, right? चलिए, write down 10th. इसमें फर्स्ट वर्किंग लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग कॉमा फाइनेंशियल and combined leverage. Calculation of operating, financial and combined leverage. So draw the columns. Serial number, particulars, rupees. So you already know the calculation, but first we'll show the table जहां पे हम नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट निकालेंगे. So write down sales. How much is sales given? 75 lakhs. Less variable cost. वेरिएबल कॉस्ट कितना दे आपको? 42 lakhs. So you'll be getting contribution. Contribution कितना आएगा? 33 lakhs. लेस फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट कितना है? 6 lakhs. So we'll be getting EBIT 27 lakhs. लेस इंटरेस्ट. इंटरेस्ट के लिए क्या दिया हुआ है? 45 lakhs into 9%, 4 lakhs 5,000. So EBT 22 lakhs 95,000 is your EBT. Is tax rate been given? यही देख तो आपको करना होगा क्योंकि फाइनेंशियल लेवरेज कैलकुलेट करने के लिए EBIT एंड EBT इज रिक्वायर्ड. So this much we can do now. Below this write down first, operating leverage is equal to contribution upon EBIT. कैलकुलेट करो, बताओ मुझे.
1.22। अब यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेट करते टाइम 5 डिजिट्स तक कैलकुलेट करो, रीजन आई एक्सप्लेन लेटर ऑन। 222 है ना, राइट अप टू 5 डिजिट्स। उसके बाद फाइनेंशियल लेवरेज, EBIT अपॉन EBD, 1.17647। combined leverage is operating leverage into financial leverage, 1.43790 बराबर। So we have completed with the answer of fourth question in this ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लेवरेज हमें कैलकुलेट करना था। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, इफ सेल्स ड्रॉप टू 50 lakhs what will be the new level of EBIT? How much? 16 lakhs exactly, right? How you have calculated? Sales minus variable cost will be in that proportion, right? Then you'll be getting contribution minus fixed cost, you'll be getting EBIT, right? But then examiner will be expecting from you application of concept of leverage, right? हाँ हाँ तेजस, क्या म्हटला? बरोबर आहे की सांगा की? Exactly, means you'll be using the leverage. If sales fall by 1%, your operating leverage is 1.222. It means your EBIT will be falling by 1.22, right? Now sales was been given 75 lakhs. Now it has come to 50 lakhs. It means percentage fall in sales you can calculate. Operating leverage is you already calculated. Based on that, you can calculate percentage fall in EBIT, and then you can calculate new level of EBIT. What you have done is correct, but in that there is a possibility कि examiner एप्लीकेशन ऑफ लेवरेज नहीं है इसलिए आपके मार्क्स कट करेगा, ठीक है? क्योंकि सजेस्टेड में अगर ऑपरेटिंग लेवरेज यूज करके कैलकुलेट किया रहेगा, विल बी कटिंग द मार्क्स। ओके, सो शैल यू राइट डाउन? सो राइट डाउन सेकंड, सॉरी फोर्थ या फिफ्थ कैलकुलेशन ऑफ, आंसर ये फिफ्थ का है, अदरवाइज योर वर्किंग इज सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ न्यू EBIT। ये भी एग्जाम क्वेश्चन ही है आपका, ओनली थिंग इज दैट इट वाज आस्क्ड वे बैक, दिया है कि मैंने, हाँ 1997। उसके बाद लेकिन 2007-8 या 2011-12 में भी पूछा गया था विद सम माइनर डिफरेंस। सो राइट डाउन परसेंटेज फॉल इन सेल्स 75 lakhs minus 50 lakhs divided by 33.3333%, ऑपरेटिंग लेवरेज 1.2222, सेल्स अगर 1% से फॉल हो तो EBIT 1.222% से फॉल होगा। तो सेल्स अगर 33% से फॉल हो तो EBIT कितने परसेंटेज से फॉल होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। therefore percentage fall in EBIT into B, how much? 40 point, therefore new level of EBIT। एग्जिस्टिंग EBIT कितना कैलकुलेट किया था आपने? 27 lakhs ना, माइनस 40.7407%, अप्रोक्सीमेटली 16 lakhs आएगा।
आपका आंसर राउंड ऑफ करके आएगा, बट इट विल बी नियर अबाउट 16 lakhs. कितना आ रहा है? एग्जैक्टली 16 lakhs यू आर गेटिंग, समथिंग डिफरेंस विल बी गेटिंग. इसलिए मैंने आपको वो 4-5 डिजिट्स तक लेने के लिए कहा था, ताकि राउंडिंग ऑफ एरर कम से कम हो. तो व्हाट यू हैव कैलकुलेटेड वाज करेक्ट. आप क्या कर सकते हो, लेवरेज कंसेप्ट यूज करके जो आंसर आएगा वो आपके मेथड से क्रॉस चेक कर सकते हो. मतलब सेल्स 50 lakhs, तो वेरिएबल कॉस्ट भी उसी प्रोपोर्शन में रिड्यूस होगा. देन कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट लेस करके ईबीआईटी कैलकुलेट कर सकते हो. बट दिस इज मोर अप्रोप्रिएट करेक्ट आंसर बाय एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ लेवरेज. Now, sixth, at what level of sales the EBT of firm will be equal to 0? At what level of sales EBT will be equal to 0? Sixth working, you can write down calculation of level of sales at which EBT will equal to 0. अब EBT क्या है? It is earnings before tax available to equity shareholders, right? Now EBT अगर 0 हो जाए, तो how much is the percentage fall in EBT? From any level, if it is falling to 0, what should be the percentage fall? 100%. Means यहाँ पे आपको percentage fall in EBT मिल रहा है, right? तो sales and EBT, that is ultimate earnings available to equity shareholders का relation कौन देखेगा? ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज या कंबाइंड लेवरेज? ऑपरेटिंग लेवरेज. हाँ, ऑपरेटिंग लेवरेज का रिलेशन सेल्स से ईबीआईटी तक देखते हैं, ईबीआईटी से ईबीटी या ईपीएस फाइनेंशियल लेवरेज, एंड सेल से डायरेक्टली ईबीटी मतलब कौन? कंबाइंड लेवरेज. तो यहाँ पे हम कंबाइंड लेवरेज का यूज करके लेवल ऑफ सेल्स कैलकुलेट करेंगे, राइट? सो राइट डाउन सेम वे यू कैन राइट सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स एंड यूनिट्स और अमाउंट. percentage fall in EBT 100%. Combined leverage 43790. Therefore, percentage fall in sales. यहां पे आप क्या करोगे? कंफ्यूजन होगा, डिवीजन करना है या मल्टीप्लीकेशन. जब सेल्स 1% से फॉल हो रहा है तो इट इज 1.4379 बराबर कंबाइंड लेवरेज का इंप्लीकेशन. तो अपना ईबीटी अभी 100% से फॉल हो रहा है, तो 100 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1.43790, यानी कि डिवीजन करना होगा. जब भी कंफ्यूजन अराइज होगा कि मल्टीप्लीकेशन करना है या डिवीजन करना है, आप इस तरह से लिख सकते हो. 69.54 54 बराबर है, आगे 590 समथिंग. ओके, देन लेवल ऑफ सेल्स. अब ये परसेंटेज रिडक्शन है, ठीक है, मतलब इतने परसेंटेज से फॉल हो रहा है. तो आप कैलकुलेट कैसे करोगे? 75 lakhs माइनस 69.54590 ऑफ 75 lakhs. डायरेक्टली 75 lakhs इंटू 69% मत करो, दिस इज द परसेंटेज फॉल इन सेल्स. 75 lakhs माइनस, मतलब क्या करोगे आप? पहले तो परसेंटेज में कैलकुलेट करो, एम माइनस करके रखो, 75 lakhs एम प्लस करके रखो. हाउ मच गेटिंग? 22,84,058. दिस विल बी द लेवल ऑफ सेल्स एट विच ईबीटी विल बी 0. क्रॉस चेक करने के लिए आप उसी कॉलम में लिख सकते हो 22,84,058 एज अ सेल्स,
वेरिएबल कॉस्ट उसी प्रोपोर्शन में कम होगा, मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हो 75 लाख सेल्स के लिए 42 लाख अगर वेरिएबल कॉस्ट हो तो 22,84,000 के लिए कितना, you can calculate that, minus fixed cost you'll be getting EBIT minus interest you'll be getting EBT, that should be coming to zero, ये क्रॉस चेक कर सकते हैं, right? Today we'll be concluding earlier, remaining जो पार्ट है will continue tomorrow, okay?